नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई में पिछले 27 सालों से प्रैक्टिस करता हूँ। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बैच फ्लावर रेमेडीज, बायोकेमिक सोल्ट थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, ऐसी अन्य कई सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज या होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज भी करता हूँ और कई सारे लोगों को सिखाता भी हूँ। आज तक कई हजार लोग सीख चुके हैं, उसमें से कई सारे लोग अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में। तो आप सभी लोग उत्सुक हैं जानने के लिए बैच फ्लावर रेमेडी क्या है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है? जिनको भी बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में पता नहीं है वो मी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जिनको बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में पता नहीं है। यस, ओके। कविता जी को पता नहीं है, पवन जी को पता नहीं है, ओके, चंदन जी को पता नहीं है। यानी कई सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है और वो जानना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे बैच फ्लावर रेमेडी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका फायदा क्या, और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सीखते हैं। इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। बैच फ्लावर थेरेपी ये बेसिकली फ्लावर रेमेडीज हैं। फ्लावर यानी फूल, तो ये फूलों में से अर्क बनाया हुआ है। लेकिन इसका आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड बैच, जिन्होंने करीबन 100 साल पहले किया था। ये यूके बेस्ड डॉक्टर थे और ये एलोपैथ थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने होम्योपैथी का भी अभ्यास किया था। लेकिन उन्होंने देखा कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको ट्रीटमेंट करने के बाद में समझो 10 में से 5% 5 लोग ऐसे हैं कि जो लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। 2 लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा थोड़ा फायदा होता है। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल ही फायदा नहीं होता। तो उनको लगा कि ये ऐसी क्या बात है कि ये 3 लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है, तो शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए, या तरीका बदलना चाहिए, या इलाज बदलना चाहिए। और ये ख्याल उनके दिमाग में आने के बाद में उन्होंने रिसर्च वर्क शुरू किया। तो वो जहाँ पे रहते थे अपने, जहाँ पे उनका जो गांव था, वो गांव के पास में जंगल था, पहाड़ थे, झरने थे। तो वो टहलने निकलते थे, तो उन्होंने देखा कि कई सारे फ्लावर्स वहां पे झरनों के पास पे पहाड़ों के ऊपर उगे हुए हैं। और ये फ्लावर्स को देख करके उनको ख्याल आया कि क्यों ना ये फ्लावर्स में से भी दवाई ढूंढी जाए, या तो इसमें क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ये चेक किया जाए। और वो खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने रिसर्च वर्क करना शुरू किया। और उन्होंने वो फूलों में से दवाई बनाने की शुरुआत की। तो वो दवाई उन्होंने बनाई जो गर्म पानी में फूल डाल करके, या उसमें झरने के पानी में फूल को रख करके सूर्य प्रकाश में रखने के बाद में उसका जो एसेंस बनता है, उसका जो अर्क निकलता है, ये इसमें से दवाई बना के उन्होंने अपने पेशेंट्स को देने की शुरुआत की। और उनको काफी ताज्जुब हुआ कि ये दवाइयों में बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने लगे। क्योंकि वो फूलों में जो अर्क था, उसके जो केमिकल कंपाउंड्स थे, वो माइंड के नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने में बहुत ही सहायक थे। और उनके पेशेंट्स को काफी रिजल्ट मिलने लगा। और उसके बाद उन्होंने 1930 में ये थेरेपी को बैच फ्लावर रेमेडी के नाम से दुनिया के सामने रखा। और तब से ये थेरेपी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बैच फ्लावर थेरेपी के नाम से। वैसे तो इसको 100 साल होने को आए, लेकिन अभी तक कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ज्यादातर ये थेरेपी का इस्तेमाल होम्योपैथी डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो जो भी होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो लोग तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन जो पेशेंट्स होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी ये थेरेपी के बारे में होती है। और आजकल अभी ऑनलाइन सेशंस होने की वजह से यूट्यूब और कई सारे ऐसे वीडियोस देखने की वजह से बाकी के लोगों को, बाकी के थेरेपिस्ट को भी इसके बारे में जानकारी है। लेकिन अभी तक उतनी जानकारी नहीं है या उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ये थेरेपी के बारे में, जिसकी वजह से कई सारे नेचुरोपैथ या थेरेपिस्ट हैं, वो लोग अभी तक ये बैच फ्लावर रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं,
तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अकेला पेशेंट को ट्रीटमेंट देता हूँ, तो मैं 50-100 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। लेकिन अगर 100 लोग सीखते हैं और वो अपने आसपास के, अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये संख्या काफी बड़ी हो सकती है। और खास करके कोविड एरा के बाद में, यानी कोविड के बाद में पिछले 4 सालों में मानसिक बीमारियां काफी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। और लोगों को हिचकिचाहट होती है, मानसिक तकलीफ यानी मानसिकता अगर बताई जाए किसी को कि मानसिक बीमारी है, तो सबसे पहले लोगों को एक तो हिचकिचाहट होती है कि इसके बारे में हम किसके साथ में बात करें। और इतनी खुलकर के बात भी नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट के पास में दवाइयां लेनी पड़ेगी, उनको सब बातें बतानी पड़ेगी, तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। तो ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाले हार्डली 10-20% लोग होते हैं। वो भी डॉक्टर्स जब इंसिस्ट करते हैं तभी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी तकलीफों को अपने अंदर ही समेटते हुए हमेशा के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़े से मानसिक बीमारी हो, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ऐसी कई सारी बातें फेस करते हैं या अनुभव करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इन सब बातों का हमारे जीवन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव होता होगा। आप लोगों ने भी ऐसी कई सारी चीजें अनुभव की होगी। मैं कुछ बातें करूंगा तो उस पर से आपको समझ में आएगा कि इसमें से कई सारी बात तो हमारे अपने से जुड़ी हुई है, या तो हमारे अपने लोगों से या अपने फैमिली मेंबर से जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को तो हमने देखा है, और ये आसपास के ही लोग हैं, हमारे आसपास होते हैं, और ये महसूस भी हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसके बारे में भी कोई इलाज हो सकता है, या इसके बारे में कोई अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं या दवाई लेते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो हम बेस्ट फ्लावर रेमेडी की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ में हैं, मुझे बराबर से सुन रहे हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है, खास करके हम लोगों ने बचपन में जब भी हम एग्जाम देने जाते थे, तो एग्जाम देने से पहले हमें घबराहट, बेचैनी होती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होती है हमें सुकून नहीं मिलता है। तो एग्जाम के पहले हमारे सामने कितने भी अच्छे 56 भोग रखे जाए, कितने भी अच्छी वानगियां रखी जाए, कितने भी अच्छे डिशेस रखी जाए खाने पीने की, लेकिन वो स्वाद हमें नहीं आता है, क्योंकि हमें सर पे एग्जाम का स्ट्रेस बना हुआ होता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये अनुभव हम लोगों ने कई बार देखा, किया हुआ है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले आपको उतना भूख नहीं लगता है, आपकी नींद हराम हो जाती है, आपको और कोई बातों में रुचि नहीं आती है। ये आपने महसूस किया होगा। यानी एक फेज जो हम निकलते हैं एग्जाम के वक्त में, उसका परिणाम होता है कि हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर बदलाव घटने लगते हैं। तो अगर ऐसी मानसिक परिस्थिति अगर हमारे जीवन में कंटिन्यू बनी रहे कोई ना कोई वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम हमारे अंदर के अवयवों को कितना होता होगा। और यही परिणाम के स्वरूप हमें कई सारी बीमारियां भी होती है। ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम उतनी गहराइयों से कभी सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं केवल एंड रिजल्ट के ऊपर। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे एलर्जी की शिकायत है, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, मुझे शुगर हो गया है, मेरा बीपी कम ज्यादा होता है। तो हम फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई है, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और बेस्ट फ्लावर रेमेडी अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी सारी ऐसी तकलीफें हैं जिसकी वजह या तो साइकोलॉजिकल होती है या इमोशनल होती है। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आप लोगों को? इज इट लाउड एंड क्लियर? अगर है क्लियर तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए प्लीज। यस। ओके, थैंक यू। आप में से कितने लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, या आपके घर के किसी मेंबर्स को एसिडिटी हो जाती है? ज्यादातर सभी लोगों ने ये महसूस किया होगा, एसिडिटी की शिकायत कभी ना कभी तो महसूस होती है। लेकिन कुछ लोगों को बार बार होते रहती है।
तो एसिडिटी की जो मुख्य वजह होती है हरी वरी करी, यानी जिसका उतावला स्वभाव है, चिंता वाला स्वभाव है, और जो तीखा तला हुआ खाता है, ये बेसिक 3 रीजंस एसिडिटी के लिए बताए गए। और भी कई सारी वजह होती है, लेकिन ये सामान्य वजह है जो आसानी से समझ में आए उसके लिए है। जस्ट मिनट। तो ये एसिडिटी की सामान्य जो वजह हरी वरी करी बताई गई है, तो हरी यानी उतावला स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव बहुत ही उतावला होता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अगर ऑफिस जाना है तो टिफिन जल्दी करो, जल्दी से ये दे दो जल्दी से वो दे दो। तो ये हड़बड़ाहट की जो स्वभाव के जो लोग होते हैं, तो ये खुद का भी एसिडिटी बढ़ा देते हैं और उसके घर वालों का भी एसिडिटी बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये चक्कर में हाथ में से कुछ ना कुछ चीजें गिर जाती है, कुछ सामान गिर जाता है, कुछ खराब हो जाता है, और वो टेंशन में काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे जो लोग हरी वाले स्वभाव के होते हैं उनके लिए बैच फ्लावर रेमेडी में इम्पेशंस नाम की दवाई होती है। इसका नाम ही है इम्पेशंस। तो ये इम्पेशंस जो दवाई है वो इम्पेशेंट लोगों के लिए है, यानी जिन लोगों में धीरज का अभाव होता है और जो घाई गड़बड़ करते हैं, फास्ट फास्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको सारी चीजें फास्ट चाहिए। अब अभी कुछ लोग जो हैं उनको जैसे ही ट्रीटमेंट लेने के लिए भी आते हैं ना, तो मुझे आज के आज ठीक हो जाना चाहिए, यानी उनको तुरंत से रिजल्ट चाहिए। अ, अ, अभी एक जैसे मेरे ये मैसेज देखा था किसी ने बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में, तो उसने मुझे मैसेज किया और तुरंत उसमें, अभी तो मैसेज किया है उसके बाद में तुरंत नीचे लिखते हैं जल्दी बोलो इसके बारे में डिटेल बताओ। यानी उनके पास में उतनी भी धीरज नहीं है कि सामने वाला पर्सन जब भी फ्री होगा वो मैसेज पढ़ेगा उसके बाद में वो रिप्लाई करेगा। लेकिन उन लोगों को तुरंत अभी, यानी जैसे कि आप उनके लिए तैयार खड़े हैं कि जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैंने फोन पकड़ के रखा है और जैसे मैसेज आया मुझे तुरंत से रिप्लाई कर देना है। यानी उन लोगों में उतनी भी धीरज नहीं होती है कि वो सामने वाले का रिप्लाई या उनकी बात समझने की कोशिश करें। तो ये इम्पेशेंट लोग होते हैं। अभी ये लोग जो होते हैं, तो ये घाई गड़बड़ की वजह से, इम्पेशंस की वजह से उनका बीपी बढ़ सकता है, उनको एसिडिटी बढ़ सकती है। और ये कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उनको जल्दी करना है जल्दी करना है, तो उनके सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो उनको कई सारी और भी तकलीफें हो सकती हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे कई बार हम लोग अलग अलग, कई बार हम लोग इम्पेशेंट बेसिकली स्वभाव से नहीं होते हैं, लेकिन कोई परिस्थिति की वजह से भी वो सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, और उसी की वजह से कई बार टेम्पररी भी एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन जिनका ये स्वभाव होता है उनको बार बार एसिडिटी बढ़ती है। तो ये दवाई लेने से क्या होगा, उसके स्वभाव में धीरे धीरे धीरज आने की शुरुआत होगी, यानी वो धीरज से काम करेगा। ओके ठीक है, होता है चलता है। तो ये उसका नेचर आने लगेगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका एसिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगा। यानी हम एसिडिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे की वजह को नहीं जानते। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, वो अपने सारी जो दुख है, कोई चिंता फिकर है उनके दिमाग में, तो वो अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन बाहर दुनिया के सामने एक हंसी खुशी का मुखौटा लेकर के घूमते हैं। और आपने अगर आनंद पिक्चर देखा होगा राजेश खन्ना का, तो उसमें राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर था, बाबू मोशाय, तो वो एकदम हंसी खुशी मिलता था, किसी को भी जाएगा हंसी खुशी बात करेगा। उसको मिलकर के किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदे बंदे को कहीं सारा दुख उसके दिमाग में पड़ा हुआ है, दिल में पड़ा हुआ है। वो कई सारी परिस्थितियों की तकलीफों से जूझ रहा है। उसको कैंसर था, लेकिन फिर भी वो बाहर से खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको तकलीफ हो रही थी। तो ऐसा जिनका नेचर होता है, तो हमारे बीच में कई सारे लोग होते हैं ऐसे। अब वो लोग बाहर से हमें जताते नहीं है कि उनको कोई तकलीफ है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी ने उनको कुछ बोल दिया हो, किसी से कुछ कह दिया हो, तो वो बात उनको दिमाग में लग जाती है, उनको वो चोट लग जाती है।
और वो वही बातें सोचते रहते हैं कि ये क्यों बोला मुझे ऐसा, उसने मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो कुछ जता नहीं सकते, बाहर से तो खुशहाल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको खाए जा रही है। और यही चीज जो है उनको कई सारी बीमारियां लेकर के आती है, और उनको मेजर इश्यूज हो जाते हैं, जैसे किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को हाइपर एसिडिटी हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, तो किसी को हाई बीपी हो जाता है। और इन सब लोगों के लिए जगजीत सिंह का जो गजल है वो काफी उसको मैच होती है, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। यानी बाहर से तो वो हंसी खुशी दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें गम है, उसमें दुख है, निराशा है। तो ऐसे लोगों के लिए एग्रीमनी नाम की दवाई होती है, जो ऐसे लोगों के लिए काम में आती है। यानी एक एक अगर आप परिस्थिति को देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसे कई सारे लोग हमारे आसपास में ही हैं, या कई बार हमें भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, या ऐसे वक्त से हम गुजरते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा, कई बार देखो, जैसे हम कोई क्यू में खड़े हैं, जैसे अगर सपोज पेट्रोल भराने के लाइन में हम लोग खड़े हैं, कोई एक अचानक से बंदा आ जाता है, जरा सा गैप दिखा नहीं तो वो बीच में घुस जाता है। फिर वैसा ये टिकट की लाइन में भी हो सकता है, कि हम टिकट की लाइन में खड़े हैं, कुछ और खरीदने के लिए ले रहे हैं, टिकट के लिए खड़े हैं, और कोई एक बंदा बीच में से आता है, जल्दी जल्दी करके वो अपनी टिकट निकाल के लेके भी चला भी जाता है। और हम अंदर ही अंदर, ये गलत बात है, हम लोग इसके पहले से आकर के खड़े थे, तो हम लोग लाइन में खड़े थे, इसको बीच में से ही टिकट दे दिया या पेट्रोल दे दिया, तो ये बात हमें तकलीफ देती है। लेकिन अगर ये बात यहां तक सिर्फ हमने सोचा और छोड़ दिया, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन वही बात अगर हम दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं, फिर रात को भी हम वही सोचते हैं कि आज तो दिन की शुरुआत ऐसे हुई, मैं पेट्रोल भराने गया था, तो वहां पे यहाँ पे बंदे ने ऐसा किया, मैं 15 मिनट लाइन में खड़ा था, लेकिन वो बंदा बीच में से आके चला गया। यानी हमने अभी भी वो बात हम भूले नहीं है। तो ऐसी कई बार सिचुएशंस होती हैं, तो हमें लगता है कि ये गलत है। जैसे कोई हमारे गेट के सामने कोई व्हीकल पार्क करके चला जाता है, तो टू व्हीलर पार्क करके चला जाता है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, तो हम उसकी गाड़ी साइड पर, टू व्हीलर हो तो साइड पर ले सकते हैं, लेकिन फोर व्हीलर हो तो नहीं ले सकते। लेकिन ये बात तो गलत है, लेकिन ये बात अगर हमें बार बार परेशान कर रही है, कि अभी तो अगली बार अगर वो आएगा ना, तो मैं उसकी हवाई निकाल दूंगा, या तो मैं आरटीओ वाले को बुला के, टो वाले को बुला के उसकी गाड़ी टो करवा दूंगा। यानी ये बात हम सोचते रहते हैं। तो ये जो चीज है, ये अनहेल्दी रिस्पॉन्स कहते हैं। आप में से भी कई सारे लोगों ने ऐसी बातें अक्सर महसूस की होगी, कि कई बार हम लोग, यानी खास करके जो लोग अच्छा बिहेव करते हैं, कि सबके साथ में अच्छे से वर्तणूक करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन उसके साथ में उनको जो रिप्लाई मिलता है वो उतना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑफिसेस में भी कई बार होता है, कि ऑफिसेस में जो एम्प्लॉय बहुत लगन से काम करता है, अच्छे से मेहनत करता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, और कोई दूसरा ही प्रमोशन लेकर के जाता है, और वो बात उसको चुभते रहती है। तो ऐसा कई बार होता है, घर में भी ऐसा होता है कि घर में जो काम करने वाला बंदा है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जो खुशामद करता है, मीठी मीठी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके सब लोग तारीफ करते हैं। लेकिन जो बेचारा चुपचाप से सब कुछ काम करते जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है, उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। होता है ऐसा है। अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा तो यस लिखिए। हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार गौर से महसूस तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कि ऐसा तो होते रहता है। तो जब तक वो होते रहता है, ये एटीट्यूड है, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन वो बात जब हमें परेशान करती है, कि 10 साल पहले मैंने ऐसा किया था, लेकिन उसने मुझे ऐसा उसके बाद में उसके साथ में ऐसा उसने नहीं किया, या तो मैं तो उसके लड़के के शादी में गई थी, लेकिन वो मेरे लड़के के शादी में नहीं आया, या हमारे घर के फंक्शन में नहीं आया, या मुझे बुलाया नहीं। तो ये बातें जो है वो हमें पिंच करते रहती है, यानी हम कितने सालों पहले की बातें हैं वो कोरिलेट करते हैं आज के बातों के साथ में, और वो हमें तकलीफ देती है। तो ये जो बातें हैं, ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे तकलीफ देती है। यस, आप कई सारे लोग ये बातों से सहमत हैं, और कम ज्यादा प्रमाण में हम सभी लोग इन सब चीजों का अनुभव कर चुके होते हैं। लेकिन ये सब बातें जब तक ऊपरी लेवल पर हैं, तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन वो बात जब दिमाग में घुस जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो हमें बार बार पिंच करते रहती है। और यही पिंचिंग जो है, वो कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी में जनरेट होने लगता है, और यही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर के अवयवों को नुकसान करके बीमारी के स्वरूप में हमारे सामने आती है।
वैसे देखने को जाएंगे तो फिजिकल कंडीशन, मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी से कौन सी बीमारियां ठीक होती है, या तो शारीरिक बीमारियों में ये फायदा देता है कि नहीं, जैसे हाई बीपी है, डायबिटीज है, स्किन प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है। तो जो बीमारियां हैं वो बीमारियों की वजह क्या है, एक तो पहले वो हमें जानना चाहिए। अगर ये बीमारियां इमोशन से जुड़ी हुई है या साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो वो वजह क्या है वो एक तो जानना चाहिए। दूसरी बात, वो वजह के बाद में उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, या वो पर्सन उसको कैसे सोचता है। अभी जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी जैसे सपोज डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, तो कुछ लोग होते हैं तो वो एकदम बेफिक्र होते हैं कि ठीक है अभी, वो तो अभी आजकल सभी लोगों को होता है तो मुझे भी हो गया, तो उसमें क्या हो गया, वो बेफिक्र है। तो वो अपना मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं, खाना पीने के कोई परहेज नहीं है, जैसा मन आया वैसा वो खाते हैं। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि उसको डायबिटीज से होने वाले नुकसान के बारे में वो ज्यादा परेशान नहीं है, या तो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो ये भी आगे चल के नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो केयरलेस एटीट्यूड है, इसकी वजह से किडनी के ऊपर नुकसान हो सकता है, या रेटिना के ऊपर नुकसान हो सकता है, या और कोई बीमारी हो सकती है। तो ये भी गलत बात है। लेकिन उसी प्रकार से कोई पर्सन ऐसा भी है कि उसको ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अभी तो डायबिटीज हो गया, यानी अभी जिंदगी का रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी नेगेटिविटी है। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं तो वो एकदम से परहेज रखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका परहेज एकदम से डॉट टू डॉट, मतलब टाइम टू टाइम यही खाना होना चाहिए, ये ऐसा ही खाना चाहिए, इतना ही वॉकिंग करना है, इतना एक्सरसाइज करना है, इतने टाइम पे खाना है, ये चीजें नहीं खानी है, यानी वो एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी बराबर नहीं है, यानी मॉडरेट वे से उसको हैंडल करना जरूरी हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं कि जो हमें परेशान करती हैं, क्योंकि बीमारियां ठीक नहीं होने की वजह यही है। नहीं तो आप देखिए कि कितने सारे लोग इतने सालों तक गोलियां खा रहे हैं, इतने सालों तक वो अलग अलग इलाज करवाते हैं, रेगुलरली चेकअप करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दवाइयां ठीक नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो बीमारी की जड़ को इलाज नहीं किया गया, सिर्फ सिम्टम्स को इलाज किया जाता है, और सिम्टम्स का इलाज सुपरफिशियल होता है। और वैसे भी अगर देखेंगे तो लेयर बाय लेयर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शारीरिक बीमारियां काफी ऊपरी स्तर पे होती हैं, लेकिन उसके पीछे, उसके नीचे इमोशनल और मेंटल यानी साइकोलॉजिकल स्तर होता है। तो हमारी जो पुरानी बातें जो इमोशन से जुड़ी हुई है, हमारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो जब अंदर उतर जाती है और वो जब अवयवों को नुकसान पहुंचाने लगती है, तभी जाकर के बीमारी के स्वरूप में सामने आती है। तो हम लोग केवल बीमारी के ऊपर फोकस करते हैं कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, लेकिन उसके पीछे की जड़ को इलाज करने की कोशिश हम नहीं करते। अगर यही जड़ को इलाज किया जाए तो कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितनी भी बीमारियां वर्ल्ड वाइड फिजिकल तौर पे या ओवरऑल बीमारियां के स्वरूप में दिखाई देती हैं, तो वो 100 बीमारियां अगर हैं, तो उसमें से 60 से 70% बीमारी यानी 60 to 70% इलनेसेस जो हैं, वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल रीजनिंग की वजह से होता है। यानी बीमारी की वजह इमोशनल या साइकोलॉजिकल होती है, लेकिन इलाज केवल फिजिकल तौर पे किया जाता है, यानी केवल शरीर को इलाज किया जाता है, लेकिन मन को या भावनाओं को इलाज नहीं मिलता, और जिसकी वजह से बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो है वो ऐसे नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने के लिए काम में आती है। तो ऐसे कई सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो डर एक कॉमन सिम्टम है। कई सारे लोगों को डर लगता है। अभी डर के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई अननोन फियर होता है, कोई नॉन फियर होती है। कई बार तीव्र मात्रा में जब आतंक होता है तो दहशत, जिसको हम कहते हैं टेरर, तो ये भी डर का ही प्रकार है। तो कई लोगों को अकेलापन महसूस होता है। उनको जैसे कोई सपोर्ट चाहिए या तो कोई सहारा चाहिए, लेकिन उनको अकेलापन महसूस होता है। तो कुछ लोगों को दुख या निराशा महसूस होती है, वो एकदम से मायूस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, और ये सभी के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडी काफी उत्तम काम करती हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि सुसाइड का प्रमाण काफी बढ़ गया है, स्टूडेंट्स खास करके। और कोटा के लिए तो ये हमेशा आजकल 8-15 दिन में एक एक केस आता है कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड का प्रमाण जो बढ़ते जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह भी मानसिक तनाव है। क्योंकि अचानक से कोई सुसाइड नहीं कर लेता, ये बात उसके दिमाग में कई दिनों तक चलती रहती है, घूमते रहती है। और वो प्रेशर जब महसूस करता है और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, तभी जाकर के वो सुसाइड करता है। लेकिन सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है।
अभी तो बढ़ते जा रही है, लेकिन कहने का मतलब जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग तो वो परिस्थिति को झेल रहे हैं और जबरदस्ती जी रहे हैं। वो लोग सुसाइड नहीं कर सकते इसके लिए जी रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा है। और इन्हीं लोगों को बाद में कुछ ना कुछ तकलीफें बढ़ते रहती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए। ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यानी आपको कई सारी बातें ऐसी लगती होगी कि हाँ, ऐसी बातों से तो हम गुजरते हैं या तो हमने आसपास के लोगों को देखा है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना घटती है और उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर रह जाता है। कई बार बचपन में किसी ने कुछ कह दिया हो, बचपन में कोई इंसिडेंस हो गया हो, या बचपन में अगर समझो कि कोई ऐसी घटना घटी हो और उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे रह गया और वो हमें परेशान करता है। कई बार कोई पुरानी बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें से हम बाहर नहीं आ सकते। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार किया हो, किसी ने हमें कुछ बोल दिया हो, तो ये बाद में फिर हमें बीमारी के स्वरूप में दिखाई देता है। लेकिन हमें केवल बीमारी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे ऐसी भी वजह हो सकती है, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। और डॉक्टर के पास भी उतना टाइम नहीं होता है ये सारी बातें समझने का, क्योंकि डॉक्टर खुद ये बातों को उतना नहीं समझ सकते। तो वो लोग केवल फिजिकल तौर पे जाते हैं कि ठीक है, आपको स्किन का प्रॉब्लम हो गया है तो आपको एलर्जी, एंटी एलर्जी के एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपको दवाई लेनी है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर उसके सप्रेस्ड इमोशंस हैं और उसकी वजह से उसको स्किन प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके इमोशंस को वो जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक उसका स्किन प्रॉब्लम नहीं जाएगा। किसी को माइग्रेन है, हेडेक है, तो क्यों है? तो उसको पुरानी बातें कुछ परेशान कर रही हैं, या उसको अगर जैसे कि किसी के साथ कुछ अनबन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है या वाद विवाद हो जाता है, तो वो सारी बातें दिमाग में भरी पड़ी होती है। और उसमें से कुछ नेचर जो ऐसे होते हैं कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रिवेंज लूंगा या मैं बदला लूंगा, या तो उसके मन में वो उस व्यक्ति के बारे में द्वेष निर्माण हो जाता है, हेट्रेड आ जाता है, बदला लेने की भावना आ जाती है। तो ये धीरे 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 बीमारी में परिवर्तित होने लगता है। यानी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बाहर तो बता नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वो दबा के रखते हैं कि अगर ये आएगा मेरे सामने तो अगली बार मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, उसको ये बोल दूंगा, उसके साथ में ऐसा बिहेव करूंगा, इसको दुनिया के सामने मैं खुला कर दूंगा, सबको बता दूंगा इसके बारे में। ये बातें उसके दिमाग में घूमते रहती है। और यही चीजें बाद में हमें कुछ ना कुछ बीमारी के स्वरूप में दिखाई देती है। तो हम केवल बीमारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भावना जब तक उसके दिमाग में है तब तक वो बीमारी उसकी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी लेने की वजह से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उसकी तीव्रता कम होने लगती है। यानी अगर किसी को डर लगता है तो वो डर कम होकर के उसमें हिम्मत आ सकती है। किसी में अगर सिक्योरिटी फीलिंग नहीं है, कोई इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को कि पता नहीं क्या होगा, अभी ये जॉब चली गई तो क्या होगा, या तो फिर वो घर के पर्सन अगर बाहर दूसरी जगह पे चले गए तो क्या होगा, यानी इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं पे, तो वो बेस्ट फ्लावर रेमेडी के बाद में उसको सिक्योरिटी की भावना आएगी। किसी को अकेलापन का एहसास हो रहा है तो उसको बेस्ट फ्लावर रेमेडी लेने के बाद में उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेला भी हूं तो भी मैं अच्छी तरीके से जी सकता हूँ। कोई दुख है, निराशा है, तो उसमें भी सुधार हो सकता है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी का मुख्य काम है जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको कम करके पॉजिटिविटी का संचार करना। और ये कई सारे बीमारियों के जड़ होती है नेगेटिव इमोशंस। तो ये बीमारी की जड़ को ठीक करने वाली औषधि है। ये औषधि काफी आसान है लेने के लिए। ये फूलों के अर्क में से बनाई गई है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ये पानी में बूंदे डाल करके आप ले सकते हैं, या खाने पीने की चीजों में मिला करके भी ली जा सकती है। और हार्डली 3 से 5 बूंदों का इस्तेमाल करना होता है, यानी बहुत ज्यादा दवाई लेनी है ऐसी भी बात नहीं है। कम मात्रा में भी इसका असर काफी ज्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास में, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं या उनके पेरेंट्स लेकर के आते हैं कि मेरा बच्चा पूरा पढ़ाई करता है लेकिन वो एग्जाम में लिख नहीं पाता है। यानी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उसका पुअर होता है, लेकिन आप अगर उसको पूछोगे तो उसको सब कुछ आता है, उसने स्टडी सब किया हुआ है, लेकिन वो एग्जाम के वक्त में सारी चीजें भूल जाता है। तो एक पेशेंट आया था मेरे पास में, FY में था, 13th में। उसको ये तकलीफ थी। 12th तक तो वो बराबर था, लेकिन 13th में जब ये करियर की शुरुआत होती है, कुछ नया सब्जेक्ट लेता है, तो पता नहीं वो इससे क्या उसको हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस उसका हिल गया, डर गया वो।
तो सब कुछ पढ़ाई करके भी उसने सेमेस्टर एग्जाम में जब भी वो एग्जाम देने गया तो ब्लैंक हो गया। और ऐसा उसका हर एक पेपर उसका ऐसे ही जाने लगा कि वो पूरा ब्लैंक हो जाता था एग्जाम में, उसको याद ही नहीं आता था कि मुझे क्या लिखना है। और उसके बाद में वो मेरे पास में आया, उसने बताया कि सर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मेरे सब्जेक्ट तो मुझे सारे अच्छे से आते हैं, मैंने पढ़ाई भी किया है, लेकिन एग्जाम में मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो उसको कुछ लार्ज और एक दो मेडिसिन का उसको कॉम्बिनेशन दिया। लार्ज मेडिसिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली दवाई है। तो ये दवाई देने के बाद में उसको 2-3 महीना कंटिन्यू लेने के लिए कहा। तो उसके बाद में जब फाइनल एग्जाम आया तो उसने कॉन्फिडेंटली पूरी एग्जाम दी, अच्छे परसेंटेज भी आए। और अभी वो पिछले महीने जब भी मिला था तभी उसने बताया कि उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और अभी वो मास्टर्स कर रहा है। और उसने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तभी अगर आप मेरा वो साल में क्लियर नहीं होता था तो मैंने सोच लिया था कि अगर ये साल में मैं एग्जाम में फेल हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। यानी किसी की जिंदगी में आप किस तरीके से बदलाव ला सकते हो बेस्ट फ्लावर रेमेडी के द्वारा। और ये सब ऐसे कई सारे केसेस देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तकलीफों से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। जैसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, उसको स्टेज फियर होता है। अगर स्टेज पे जाना है या तो इवन क्राउड में अगर ग्रुप में भी अगर बैठे हैं अपने कॉलेज में या अपने सर्कल में या अपने घर में भी, और 10-20 लोग इकट्ठा है और उसके सामने उसको कुछ बोला जाए कर बोलने के लिए, तो वो घबराहट आती है, उसको बेचैनी आ जाती है, वो नहीं बोल सकता है, उसका आवाज नहीं निकल पाता है, हाथ पैर में ढीले हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। तो ये स्टेज फ्राइट होती है, या तो ये जो क्राउड फोबिया होता है। कई सारे लोग जो होते हैं वो भीड़ में जाते हैं तो उनको सफोकेशन होने लगता है, या क्राउड देख करके वो पहले डर जाते हैं कि नहीं नहीं अभी ये ट्रेन में मैं नहीं जा पाऊंगा। आज ही एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया मुंबई में है तो मुंबई में तो ट्रेन का ट्रैवलिंग कॉमन है। तो बोले कि मैं अभी तक तो इतना पीक आवर्स में कितने बार रश में मैं चढ़ जाता था, ट्रेन में चला जाता था, लेकिन अभी मेरा कॉन्फिडेंस उतना वीक हो गया है कि मैं अगर कहीं पे जाता हूँ, ट्रेन में चढ़ तो जाता हूँ, लेकिन अचानक ही बीच में मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो, और मैं अगले स्टेशन पे उतर जाता हूँ। यानी मुझे जाना कहीं और होता है, मैं उसके पहले ही उतर जाता हूँ, फिर थोड़ी देर में रुकता हूँ, उसके बाद में एक दो ट्रेन जाने देता हूँ, फिर बाद में तीसरी ट्रेन में मैं चढ़ता हूँ। अगर मुझे ऐसा वापस तकलीफ हुआ तो वापस से उतर जाता हूँ। यानी मैं जहाँ पे पहुंचना है वहां पे 2 बार रुक रुक के जाता हूँ, यानी जहाँ पे आधे घंटे में पहुंचना चाहिए वहां पे मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। लेकिन ये तो लोकल ट्रेन की बात हो गई जो कि मैं फेमिलियर हूँ। लेकिन अगर मुझे पूना जाना हो तो अभी मुझ में अकेले में हिम्मत नहीं है, मैं पूना कैसे जा पाऊंगा। और एज कितनी है? हार्डली 55 ईयर्स। यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े बुजुर्ग इंसान है जिसने ऑलरेडी 30 ईयर से मुंबई का ट्रैवलिंग किया हुआ है ट्रेन का, ऐसा पर्सन। लेकिन कभी कभार ऐसे दौर से गुजरते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने जो काम पहले कर चुके हैं अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में किसी वजह से उनको दिक्कत होती है। खास करके हाउसवाइफ्स ने भी ये अनुभव किया होगा कि उन्होंने कई सारे लोगों के मेहमान आते हैं तभी उनका अच्छे से खाना बनाया, लेकिन बाद में एक तो स्टेज ऐसा आता है कई बार कि अगर समझो कि कोई एक फैमिली घर में खाना खाने के लिए आने वाला है, तो हमें घबराहट होती है कि पता नहीं मैं ये खाना ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, टाइम पे कर पाऊंगी कि नहीं। और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो लूज हो गया है, जो काम उसने पहले बहुत अच्छे से निभाया है वही काम करने में उसका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एल्म नाम की दवाई काम में आती है। और उसका एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरी तो बराबर से कर ली, लेकिन 99 टू 100 के बीच में वो कई बार नर्वस 90 पे आउट हो गए। यानी उनको 99 टू 100 पहुंचने के लिए काफी वक्त लगा। क्यों? जो काम उन्होंने इसके पहले काफी अच्छे से किया था, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो बाद में वही परफॉर्मेंस उनका कम होने लगा। तो आप लोगों में से भी कई लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया है कभी? अगर किया हो तो यस लिखिए। यस। तो ऐसी ये सारी बातें जो हैं वो कभी ना कभी हम लोगों ने महसूस की होती है, अनुभव की होती है, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते हैं। और हम इसको जिंदगी का हिस्सा समझ के रह जाते हैं, लेकिन वो चीजें हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखली बनाती जाती हैं। और उसी का नतीजा होता है कि हमें अलग अलग तकलीफें होती है। कई लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, तो किसी को और कोई इश्यूज। कई लोगों को नींद नहीं आती है, खास करके ओवर थिंकिंग की वजह से। पूरी
रात भर वो लोग सोचते 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 ओवर थिंकिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको फिर नींद नहीं आती है और कमजोरी महसूस होने लगती है। तो उनके लिए व्हाइट चेस्टनट नाम की दवाई होती है, वो काम में आती है जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। उसी प्रकार से कई हॉर्न बीम जो होती हैं वो भी मेंटल वीकनेस के लिए काम में आती है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आती है। अम, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में एक पेशेंट आए थे जिनको अस्थमा और डायबिटीज था। ये करीबन मोर देन 20 ईयर्स बैक, 20 साल के पहले की बात है ये। और तभी डायबिटीज उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, यानी उतने ज्यादा केसेस भारत में नहीं दिखते थे। और वो पर्सन 35 to 40 ईयर्स के, हेल्दी स्ट्रक्चर, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई पर्सनल हिस्ट्री भी नहीं, अस्थमा के लिए कोई एलर्जी या ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ तो थी। तो वो आए ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने उनको एक्यूपंक्चर तो शुरू किया अस्थमा और डायबिटीज के पॉइंट्स के लिए। लेकिन उनको रिजल्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा था। और मैं जब उनके साथ में बात करता था, क्योंकि पहली बार में पेशेंट सारी बातें खुल के नहीं बताता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बात कर रहा था तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि वो एक बिजनेसमैन थे, और उन्होंने बिजनेस एक्सपांड हो रहा था, इसके लिए अपने इन लॉज को, यानी उनके साले को और साढ़ू को, यानी ब्रदर इन लॉज को उसने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और वो खुद एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे, और ये लोग जो थे वो इंटरनल मैटर देखते थे बिजनेस की। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया और इनको बिजनेस से बाहर कर दिया। ये जो घटना थी, ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। इसका सदमा उनको दिल पे लगा कि मेरे अपने लोग, इन्होंने मुझे धोखा दिया। और ये बात उसको परेशान करने लगी। और इसकी वजह से क्या होता था कि वो दिन भर तो कुछ एक्टिविटी करते थे, उसमें बिजी रहते थे, लेकिन रात को जैसे ही वो अकेले पढ़ते थे, सोने की तैयारी करते थे, तभी ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमते रहती थी कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे चीट किया, इनकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने उनके ऊपर भरोसा किया और इन लोगों ने मुझे उसका ऐसा सिला दिया। तो ये बात उनको जब दिमाग में घूमते रहती थी, और सडनली उनको अस्थमा का अटैक आने लगता था। तो ये जब बातें पता चली, तो उनको हनी सकल और स्टार ऑफ बेथलेम नाम की जो दवाइयाँ होती है बेच फ्लावर में, ये उनको कुछ दिनों लेने के लिए कहा। और करीबन 1 महीने के बाद में उनके अस्थमा के एपिसोड्स कम हो गए, शुगर भी उनका कंट्रोल में रहने लगा। 3 महीना कंटिन्यू दवाई लेने के बाद में उनका अस्थमा भी ठीक हो गया, शुगर भी कंट्रोल में आ गई। उनकी दवाई हमेशा के लिए बंद हो गई, अस्थमा के लिए पंप चालू था वो भी बंद हो गया। यानी कहने का मतलब, हमारे पास में बीमारी आती है या बीमार पेश आते हैं तो हम केवल उसके फिजिकल तौर पे, उसको अस्थमा है पंप दे दो, स्टीरॉइड्स दे दो, एंटी एलर्जिक दे दो, डायबिटीज है तो उसको शुगर की गोली दे दो। लेकिन उसको ये होने की वजह क्या है? जैसे आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, कोविड में किसी का नियर डियर का डेथ हो गया और उसके बाद से उसका डायबिटीज शुरू हो गया हो। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आजकल आने लगे कि कोविड के बाद में कई कुछ लोगों का जैसे बिजनेस में लॉस हो गया हो, उसकी वजह से उसको डायबिटीज हो गया हो। यानी तकलीफ डायबिटीज की है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ना कहीं पे मेंटल ट्रॉमा है, कहीं पे कोई ना कोई आघात लगा है, कोई सदमा लगा है। तो ये तकलीफ जो है वो धीरे धीरे फिर बाद में बीमारी के स्वरूप में आती है। लेकिन एलोपैथी में क्या करते हैं, हम दवाई देते हैं तो वो जिंदगी भर उसकी दवाई चल ही रहती है, यानी बीमारी की जड़ को ठीक नहीं होता है, और जिसकी वजह से उसकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी में ऐसी कई सारी दवाइयाँ, बेस्ट फ्लावर रेमेडी टोटल 38 मेडिसिन है, जो 38 फ्लावर्स में से बनाई गई हैं। और एक 39th मेडिसिन जो है वो 5 दवाइयों का मिश्रण है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, इसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। आप ध्यान में रखिए, और ये मेडिसिन आप अपने पास जरूर से रखिए, फर्स्ट एड के तौर पे आपको कभी भी काम में आ सकती है। रेस्क्यू रेमेडी, इसका नाम ही है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो ये कोई भी इमरजेंसी के लिए काम में आती है। तो अगर सपोज किसी को तो हार्ट सर अटैक आ ये जाए, होम्यो अस्थमा का हेलो अटैक। हेलो सर, हेलो। ये ये होम्योपैथी पे ये मिलेगी होम्योपैथी नहीं है, ये बैच फ्लावर रेमेडी सर? है। हेलो। हेलो। जी। आप चैट बॉक्स में लिखिए आप क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, ये दवाइयाँ सारी मिलेगी कहाँ पर सर? नहीं। हाँ, वो मैंने बताया, मैं फिर भी बताऊंगा। आप पूरा सुनने के बाद में फिर आप मेरे से फोन अपना क्वेश्चन कीजिए, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। मैं आपको बताता हूँ ये दवाइयाँ कहाँ पे मिलेगी। ठीक है। बेसिकली ये दवाई जो है वो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है।
और उसके अलावा ये ऑनलाइन में भी मिल जाती है, यानी आपको कहीं से भी ये दवाइयाँ मिलेगी। लेकिन दवाई मिलने लेने से पहले आपको पहले दवाई के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है कि ये दवाई कभी लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, कैसे लेनी होती है, और ये दवाइयाँ कौन से कंडीशन में लेनी है, यानी उसका पीछे की वजह क्या है वो जानने की कोशिश करनी है, यानी उसकी हिस्ट्री जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दवाइयों के बारे में जानकारी तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है, किताबों में भी मिल जाती है, लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना और क्यों करना है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप वो इसका जो फिलोसॉफी है ये सीखने की कोशिश कीजिए कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी कैसे काम करती है। क्योंकि अ, इसमें क्या होगा, जैसे एलोपैथी की जैसे एक स्टैंडर्ड दवाई नहीं होती कि डायबिटीज के लिए ये दवाई काम में आएगी, पेन किलर के लिए ये दवाई काम में आएगी, ये एंटीबायोटिक है, ये हाई बीपी के लिए है, ऐसी दवाई नहीं होगी। अगर 10 पेशेंट को डायबिटीज है तो 10 पेशेंट में अलग अलग दवाई देनी हो सकती है, क्योंकि उसकी दर एक का शरीर का बंधारण अलग अलग है। दर एक की हर एक का जो माहौल है आसपास का, और किस वजह से उसको हुआ है, ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है। यानी इसमें ऐसी कोई स्टैंडर्ड दवाई नहीं है कि ये दवाई सभी पेशेंट के लिए काम में आएगी। जैसे नॉर्मली कैसा होता है, हम पैरासीटामोल लेते हैं तो बुखार के लिए सबके लिए काम में आती है, डायबिटीज की गोली सभी पेशेंट को डायबिटीज के लिए काम में आती है। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि उसकी भावनाएं क्या है, उसको तकलीफ हुआ तो उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या हुआ है। यानी कई बार क्या होता है कि डायबिटीज तो 10 लोगों को है, लेकिन 10 लोगों को डायबिटीज को देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई पेशेंट कहता है कि ठीक है अभी या तो रोज की बात है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी दवाई अलग होगी। कोई पेशेंट होता है वो एकदम से टेंशन में आ जाता है, अरे डायबिटीज हो गया, अभी क्या हो गया, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, या तो अभी मेरी जिंदगी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, उसकी दवाई अलग होगी। तो कोई पेशेंट ऐसा भी होगा कि नहीं डायबिटीज है ना, तो अभी मेरे को इसको बराबर से कंट्रोल में करना है, तो वो उसका स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस चालू हो गया। तो एकदम रिजिड है अगर, तो उसकी दवाई अलग होगी। यानी एक ही तकलीफ को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से एक ही तकलीफ होने की वजह भी सबकी अलग अलग हो सकती है। कई बार किसी को कोई मानसिक आघात लगा है उसकी वजह से हुआ है, तो कई बार किसी के दिमाग में जेलसी है या तो हेट्रेड है, तो उसको बदला लेने की भावना है, उसकी वजह से हुआ है। यानी उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं उसके हिसाब से फिर उसकी दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो उसके कुछ की सिम्टम्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो एक्सप्लेन किए जाते हैं, और वो इसी के लिए ये सीखना ज़रूरी होता है कि ये सीखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीखना भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। आप में से कितने लोगों को ये साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि ये बातें जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी के जो जानकारी मैंने बताई, तो वो आप में से कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, या ऐसा लगता है कि नहीं ये सीखना चाहिए या इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर आपको यह लगता है तो यस चैट बॉक्स में मी लिखिए। थैंक यू हेतल जी। राइट। ओके। यस, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बातें सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए, और सच में, क्योंकि कई सारी बातें खास करके ना स्टूडेंट्स के साथ में या अपने बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि कई बार बच्चों को दूसरों के सामने उसको नजरअंदाज किया जाता है, या तो उसको स्कोल्ड किया जाता है, सबके बीच में उसका अपमान किया जाता है। वो बातें उसको तकलीफ देने लगती है, और जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं होता है। और वही चीज हम फिर बाद में दूसरे लोगों को बताते हैं कि देखा वो बाकी के बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चों में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। या तो हम वो बच्चे को ही बोलते हैं कि देख वो तेरा दोस्त है, देख वो कितना कॉन्फिडेंटली काम कर रहा है और तू कैसे काम कर रहा है। यानी पहले हम उसको सभी लोगों के बीच में अपमानित करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, और बाद में फिर हम उसको बोलते हैं कि तेरा कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, क्योंकि आपने उसको मोटिवेट करने की बजाय उसने उसको डिमोटिवेट कर दिया। तो ऐसा जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो उसके लिए लार्ज मेडिसिन काम में आएगी। तो ऐसी कई सारी बातें हैं कि जो हमारे आसपास होते रहती हैं, कई बार नोइंगली या अननोइंगली हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। कई बार हमारे साथ में भी कुछ ऐसी बातें बनती हैं कि हम डिजर्व करते हो, लेकिन उसके बाद में हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता है या प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रमोशन कोई और लेके जाता है, जो अप्रिशिएट करने की बजाय उसको प्रमोशन मिलता है, और हमें प्रमोशन मिलने की बजाय हमें साइड लाइन किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार घर में होता है, कई बार ऑफिसेस में होता है, काम करके जहाँ पे जगह है वहां पे होता है। कई बार हम लोग जब बाहर कुछ लेने जाते हैं तो वो चीज़ों के लिए, या कभी हमारा ट्रैवलिंग वगैरह चल रहा है जैसे ट्रैफिक है, तो हम लोग डिसिप्लिन में खड़े हैं
और कोई बंदा बीच में से ही ओवरटेक कर करके कहीं ना कहीं पे आता है और वो भी ट्रैफिक जाम और करवा देता है। तो हमें भी गुस्सा आता है कि हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन में लाइन से खड़े थे, ये बंदा बीच में आकर के उसने और भी लाइन चौकअप कर दिया। तो वो घटना हुई, हमने रिएक्ट किया, बाद में भूल गए, तो ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हमें बार बार परेशान करने लगती है कि इसने ऐसा किया था, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए, सिग्नल पे ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, यानी हम अंदर ही अंदर अपने डायलॉग्स चालू कर देते हैं, तो वो बता रहा है कि हमारे अंदर उसका दुष्परिणाम होने की शुरुआत हो गई है। और फिर वही चीजें हमें एसिडिटी कर देती है। हम एसिडिटी के लिए परहेज रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है। रेंटेक या ओमेज ले रहे हैं, लेकिन एसिडिटी ठीक नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं पे ऐसी कोई भावनाएं हैं जहां पे हमें परेशान कर रही हैं, या तो कोई चिंता है, वरी की वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स हमें अलग अलग बीमारी के स्वरूप में दिखाई देने लगती हैं। तो आज वर्तमान समय में कोविड के बाद में ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मेनोपॉज में आप देखेंगे तो फीमेल्स को कई सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी ये कई सारी शिकायतें होती है। वो तुरंत से वो चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी कुछ बेस्ट फ्लावर रेमेडी होती है। जैसे अ, किसी ने जॉब चेंज किया हो, तो जॉब चेंज किया हो तो नए जॉब का जो जगह है, वहाँ का एटमोसफियर है, वो एडजस्ट होने को टाइम लगता है। आपने कभी घर चेंज किया हो, तो वो नए माहौल में, नए एरिया में रहे हैं, तो वहाँ पे अपने को आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो कोई परिस्थिति जैसे टीनेजर्स बच्चे जो होते हैं, तो जैसे ही वो लोग एडोलेसेंट होते हैं, तो वैसे उन लोगों को पिंपल्स आने की शुरुआत होती है। बॉयज को मुस्टेच और बियर्ड आने की शुरुआत होती है, आवाज बदल जाता है। तो ये सारे चेंजेस की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कई बार हम लोगों को ऐसे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी ये बैच फ्लावर रेमेडी जो है, वो हमारी डे टू डे लाइफ की मेडिसिन है। यानी ये जरूरी नहीं कि बीमार पेशेंट्स को ही देना है, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी कई सारी घटनाएं आती हैं। जैसे अगर सपोज किसी घर में फंक्शन हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, या शादी ब्याह हो, या घर का वास्तु पूजन वगैरह हो, तो कई सारे लोग मेहमान आने वाले, कोई इवेंट होने वाला है। तो हमें तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक वो इवेंट खत्म नहीं हो जाता। और वो जो एंजाइटी होती है और वो जो प्रेशर होता है, वो कई बार कई सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार कई सारे लोग चक्कर आके गिर जाते हैं, या किसी का बीपी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये बैक ऑफ द माइंड ये बातें हमें परेशान करती है कि अरे बाप रे, ये इतना बड़ा फंक्शन है, ये इतने सारे लोग हैं, इतना सारा खर्चा है, इतना सारा मैनेजमेंट है, अगर ठीक से नहीं हुआ तो मेरी कुछ गड़बड़ हो गई तो ये वरीज के साथ साथ में एंजाइटी भी है, डर भी है। तो ऐसे कुछ मिक्स इमोशंस जब ये अंदर आ जाते हैं, तो हमें परेशान करते हैं। तो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज ऐसी कंडीशन में भी काम में आती है। खास करके स्टूडेंट्स में डर लगता है एग्जाम के पहले, और जिसकी वजह से फिर वो कांपने लगते हैं, या तो एग्जाम में भूल जाते हैं। तो अगर उनको एग्जाम के पहले अगर दवाई दी जाए, तो वो मेंटली काम रहेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जो पढ़ा है, जो लिखा, उसके ऊपर वो ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकेंगे। तो हमारे साथ में भी ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती है। जैसे अगर हमें कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, या तो कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस देने जाना है, तो उसके पहले एंजाइटी होती है, लेकिन कई बार नर्वसनेस की वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज की कुछ दवाइयां अगर ली जाए, तो वो हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, यानी हमारे माइंड का जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को दूर करता है, हमें कॉन्फिडेंस लाता है, हमें इनसिक्योरिटी से बाहर निकालता है। इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी, ये केवल पेशेंट का शास्त्र नहीं है, ये बीमारी का शास्त्र नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली थेरेपी है। और ये 39 मेडिसिन होती हैं, 39 मेडिसिन होती हैं। इसके बारे में डिटेल्स में समझाया जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये थेरेपी सीखनी चाहिए, बेस्ट फ्लावर रेमेडी सीखनी चाहिए? और आप लोग अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इसमें जो मेरा आगे का जो सिखाने के लिए जो बूट कैंप है उसके बारे में जानकारी दो। अगर आप लोग रेडी है, सीखने में इंटरेस्टेड है, तो यस लिखिए, तो मैं आगे का मेरा जो वर्कशॉप है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो जिन लोगों को भी ये पेड वर्कशॉप के बारे में जानकारी लेने में इंटरेस्ट है, वो यस लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। प्रैक्टिकली ये थेरेपी जो है वो सभी लोगों ने सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों का सामना करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं इसको हैंडल कैसे करना है, या इसके ऊपर क्या रेमेडीज हो सकती हैं, या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को छिपकली का डर लगता है, कॉकरोच का डर लगता है। जब तक वो
उसको समझ के मतलब उसका अगर दवाई नहीं लेते हैं तो वो डर बना ही रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ये डर की वजह से अचानक से छिपकली दिख जाती है और अचानक से हम डर जाते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से बीपी बढ़ जाए, हो सकता है उसकी वजह से हम लोग भागदौड़ करें तो गिर जाए, हड्डी टूटे। यानी ये छोटा मोटा डर भी होता है या छोटे मोटे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, लेकिन वो कभी बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। कई लोगों को पानी का डर लगता है, कई लोगों को हाइट से नीचे देखने का डर लगता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि वो पर्सन का पर्सनालिटी जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि उसके लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। कुछ लोग अकेले जाने से डरते हैं, अंधेरे में डरते हैं, तो वो लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते या अकेले जाने से डरते हैं, यानी कोई ना कोई उनको सपोर्ट चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये खरीदूं या वो खरीदूं, यानी उनको ड्यूअल माइंड होता है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते। उनको कोई और बताए कि ये तेरे लिए अच्छा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी वो अपना फैसला भी खुद नहीं ले पाते। तो ऐसे कंफ्यूजन कई बार हम लोगों को भी महसूस होता है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है या जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पे रुकावट आती है या हमारी पर्सनालिटी ग्रो नहीं होती है, या तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और यही सारी चीजें होती है। अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट जो भी बीमारियां लेकर के आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजन ऐसा हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे उठाना है। तो अगर किसी के सर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी वजह से उसको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो वो केवल फिजियोथेरेपी या एक्यूपंक्चर से नहीं जाएगा या केवल ऑयल मसाज करने से नहीं जाएगा। उसको कुछ ऐसी दवाई देनी होगी कि जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बर्डन लग रहा है वो बर्डन कम हो जाए। जेंट्स होते हैं वो अपने सारे इमोशंस अपनी लोअर बैक में दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनको कमर दर्द होता है। तो ये जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे नेगेटिविटी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। जिनको डर ज्यादा लगता है उनको जॉइंट पेन वगैरह की शिकायतें ज्यादा होती है। तो फियर का इम्पैक्ट जो है वो जॉइंट्स के ऊपर भी हो सकता है, किडनी के ऊपर भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं ना कि डर के मारे पेशाब हो जाना, यानी इतना डर लगता है कि यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और यूरिनेशन हो गया। और इसके लिए देखेंगे तो रात को बच्चे नींद में पेशाब कर लेते हैं, बेड वेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो दिमाग में कोई डर है, किसी ने उनको धमकाया हुआ है, किसी ने डराया हुआ है, या तो नींद में उसने सपना कुछ ऐसा देखा और वो डर की वजह से फिर उसका यूरिनेशन हो जाता है। तो हम उसको उतना गंभीरता से लेते नहीं, लेकिन इसकी वजह से वो कहीं पे लोगों के बीच में जा नहीं सकता है, कहीं पे रुकने के लिए उसको उसके फैमिली मेंबर्स को भी ऑकवर्ड फील होता है कि ये बच्चा 12 साल का हो गया अभी फिर भी ये यूरिनेशन उसको हो जाता है। तो उसको लेकर के कहीं पे कैसे जा सकते हैं हम, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। यानी वही चीजों को वो तकलीफ में तो है लेकिन उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशन लाना है वो पता नहीं चलता है। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडी ऐसी कई सारी तकलीफ है, खास करके ओल्ड पेशेंट्स जो होते हैं। तो ओल्ड पेशेंट्स को भी अकेलेपन का डर लगता है, मौत का डर लगता है, बीमारी का डर लगता है, या तो ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं, घबराहट बेचैनी होती है। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर उनको टॉनिक दे देते हैं, लेकिन वो टॉनिक जो है वो उसको फिजिकल टॉनिक की जरूरत नहीं होती है, उनको मेंटल टॉनिक की जरूरत होती है। तो ऐसे बेस्ट फ्लावर रेमेडी में ऐसे मेंटल टॉनिक भी है, फिजिकल टॉनिक भी है। तो ऐसे कई सारी दवाइयां हैं यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम में आ सकती है, प्लस पेशेंट्स को भी काम में आ सकती है। तो ऐसी ये बेस्ट फ्लावर थेरेपी काफी इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत ही इफेक्टिव है और सिंपल है। लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी दे सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं, यानी इतनी सेफ है ये मेडिसिन। लेने के लिए आसान है, 3 से 5 बूंद लेना होता है। आप पानी में डाल करके ले सकते हैं या खाने पीने की चीजों में डाल करके भी ले सकते हैं। सस्ती है तो सभी लोगों को परवडेबल है, यानी उसको कोई ज्यादा महंगी भी दवाई नहीं है, यानी रिजल्ट भी अच्छे हैं, इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिकल भी है। तो काफी इंटरेस्टिंग साइंस है ये और सभी लोगों ने सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं जानकारी देता हूँ मेरे अगले बूट कैंप की, जो कि अभी है सैटरडे से शुरू हो रहा है, 15 जून से। ये 5 हफ्ते का बूट कैंप है और हर हफ्ते सैटरडे और संडे को रात को 9 से 10:30 इसका ऑनलाइन सेशन रहेगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार से ये लाइव ट्रेनिंग रहेगा 5 हफ्ते का, 9 से 10:30। ये सभी जो सेशंस है इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे जो आपके पास रहेंगे, यानी आप फ्यूचर में भी उसका रेफर कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेशन मिस भी हो गया हो तो रिकॉर्डिंग से आप वो स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका आपको
कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने बेस्ट फ्लावर थेरेपी का ये वर्कशॉप अटेंड किया है करके। वैसे बेसिकली बेस्ट फ्लावर थेरेपी प्रैक्टिस करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इंसान उसका प्रैक्टिस भी कर सकता है, लोगों को दे सकता है। एब्सोल्युटली सेफ है, इसके लिए कोई अलग से लाइसेंस की या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। और ये जो थेरेपी है, ये इसके बाद में भी आपको हैंड होल्डिंग मिलेगा। यानी वर्कशॉप खत्म होने के बाद में क्या होता है कि जब भी हम फ्रेशली कुछ भी चीजें सीखते हैं तभी तो हमें याद रहता है, लेकिन उसके बाद में हम चीजें भूल जाते हैं, या तो कई बार कंफ्यूजन होता है। जब कोई पेशेंट आते हैं तो इसको हमें दो तीन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं, या तो सिमिलर दवाइयां लगती है तो उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये कंफ्यूजन हो तो उसका गाइडेंस भी आपको मिलेगा। यानी ऐसे कोई पेशेंट्स हो तो आपको उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, यानी गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम आपको मिलते रहेगा। तो ये 15 जून से 5 हफ्ते के लिए शुरू होने वाला ये वर्कशॉप है। अभी आज मंगलवार हुआ है, सैटरडे को, अभी आने वाला सैटरडे को ये शुरू होने वाला है। रेगुलर बेसिस पे जो हम ऑफलाइन जब भी वर्कशॉप लेते हैं तो ये वर्कशॉप की प्राइसिंग होती है अराउंड 12,000 रुपीज। लेकिन ऑनलाइन में हमें बाकी के ओवरहेड्स हमारे कम हो जाते हैं, और लोगों को भी ये फायदा होता है कि उनको कहीं पे ट्रैवलिंग नहीं करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, टाइमिंग नहीं होता है यानी वो अपना काम धंधा छोड़ करके कहीं पे सीखने के लिए नहीं जाना है। तो आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करके आप अलग से सीख सकते हैं अपने घर में बैठ करके। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन ट्रेनिंग का होता है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के इसका जो रेगुलर चार्जेस है वो 6,000 रुपीज है, और कंसेशन के साथ में ये 5,000 रुपीज में नॉर्मली मैं सिखाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, और खास करके जो लोग थेरेपिस्ट हैं या हेल्थ और वेलनेस फील्ड से हैं या उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यानी ये थेरेपी ऐसी है, हम सेल्फ केयर के लिए भी सीख सकते हैं अपने आसपास के। अगर आपने ये बातें सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये सारी दवाइयाँ हमें भी लागू होती है या हमारे घर के मेंबर्स को भी काम में आने वाली दवाइयाँ हैं। तो अपने लिए तो जरूर से अगर हम सीखें तो अच्छा ही है, और लोगों को भी उसका फायदा दें तो और भी अच्छा है। जितने ज्यादा लोगों को आप मदद कर सके, उनकी जिंदगी में बदलाव ला सके, तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, और आपके लिए भी एक आपने जो भी कार्य किया है उसके सामने आपको उसका आशीर्वाद भी मिलते हैं। प्लस जो लोग ये फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका गुडविल डेवलप होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी प्रेस्टीज बढ़ती है, और पेशेंट को रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। क्योंककि ज्यादातर बीमारियां साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, और उसकी वजह से कई सारी तकलीफें होती है। कई बार पेशेंट हिचकिचाहट लेता है, उसको शंका होती है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक्यूपंक्चर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नेचुरोपैथी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या तो वो एक डॉक्टर से दूसरी ओर डॉक्टर जाते रहता है। तो ये भी उसकी मानसिकता है। तो उसको अगर बेस्ट फ्लावर रेमेडी दिया जाए तो वो कम से कम फोकस करेगा एक ट्रीटमेंट के ऊपर जो उसको रेगुलर रिजल्ट की ओर ला के देगा। तो जो लोग ये फील्ड से हैं उनको भी एक अच्छा मौका है अपना इनकम बढ़ाने का और अपना गुडविल बढ़ाने का और लोगों को अच्छे रिजल्ट देने का। तो उसके हिसाब से ये वर्कशॉप जो है उसके जो एक्चुअल प्राइसिंग मैंने बताया था कि 5,000 तक कंसेशन के साथ में होता है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर के हिसाब से ये 2,999 यानी 3,000 रुपया इसका प्राइसिंग है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यस ये हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। वैसे तो हम कई सारे खर्चे कर लेते हैं, मोबाइल महंगे ले लेते हैं, होटल में जाते हैं हजारों रुपया खर्चा कर लेते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छी चीजें लेते हैं, उसमें हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी में उतना बदलाव नहीं लाते हैं। लेकिन यह ऐसी थेरेपी है कि जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। तो डेफिनेटली हमें ये सीख करके हमारा अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारी अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, और साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंचाना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए पेमेंट लिंक भेजता हूँ। ये जो वर्कशॉप है ये 5 तारीख, अभी 15 जून से शुरू होने वाला है। ये मैंने पेमेंट लिंक भेजा हुआ है, क्यूआर कोड है, ये आप स्कैन करके रखिए। और आप में से कितने लोगों को ये सीखने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में मैं लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सीरियसली इंटरेस्टेड है ये सीखने के लिए।
ओके, तपन जी, पवन जी, आप लोग इंटरेस्टेड है, यू वेलकम। हेतल जी, तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। और ये लिमिटेड ऑफर है क्योंकि इसके बाद से लाइव सेशंस भी शायद उतने नहीं होंगे, और ये प्राइसिंग में वर्कशॉप भी ये नहीं होगा। इसकी भी प्राइसिंग बढ़ेगी, जो मेरा रेगुलर चार्जेस हैं वो 5000 के हिसाब से वो चलेगा। तो ये एक अच्छा मौका है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। अगर अपने आप के डेवलपमेंट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट हमें करना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम छोटी मोटी दूसरी चीजों के लिए कई बार खर्चा कर लेते हैं। आजकल अगर सपोज मोबाइल भी लेना हो तो हम 15-20 हजार से नीचे का कोई मोबाइल नहीं ले देते। हमेशा उसके ऊपर हायर वर्जन जाने की और कोशिश करते हैं। अ, कई बार पिज्ज़ा पास्ता जैसी चीजें खा लेते हैं, 500-1000 रुपया ऐसे ही निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। कई होटल में गए 2-3000 रुपये का बिल बन जाता है। तो अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें वो सारी चीजें थोड़ा कटौती करके अगर हम कुछ सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सीखना जो है, लर्निंग इज अर्निंग ऐसा कहा जाता है। जो आप सीखते हैं वही आपको कमा के देता है। कमाना जरूरी नहीं है कि आपको इनकम ही दे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, कुछ पॉजिटिविटी डेवलप होती है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ का कुछ डेवलपमेंट अच्छा होता है, आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। जो लोग इसमें जैसे हाउसवाइफ भी है, तो वो लोग भी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक करियर के तौर पे भी ये कर सकते हैं। क्योंकि इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मेडिसिन होने की वजह से आपको अपना सेंटर अगर शुरू भी करना है तो आप ऑनलाइन भी सेंटर कंसल्टेशन कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आपको सेंटर चालू करना हो, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो है मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी काफ़ी आसानी से ये मिल जाती हैं। और होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में मोस्ट ऑफ जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे तो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर्स होते ही हैं। तो वहां पे भी ये आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए आसान है, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही मार्वलस है, यानी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और जिसकी वजह से कई सारे लोगों में आप ये बदलाव ला सकते हैं। खास करके फीमेल्स में कई सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारी तकलीफें भुगतनी पड़ती हैं, और वो बता भी नहीं सकते हैं और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो तकलीफ तो कुछ और लेकर के आते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन लोग कई सारी मानसिकताओं से जूझते रहते हैं, या इमोशनल जो भी तकलीफें हैं उससे जूझते हैं, और जिसका ही नतीजा उनके अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसका 2999 यानी 3000 रुपये इसका चार्जेस हैं। अभी आप 499 भर के आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं, यानी ये आपको ऑफर आपकी लॉक हो जाएगी। ये स्पेशल ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये ऑफर मेनली जो जो अपना कीमती वक्त निकाल के मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए है। ये रेगुलर लोगों के, अगर उसको पहले 30 लोगों को ये ऑफर रहेगी, उसके बाद में फिर उसके जो रेगुलर चार्जेस हैं वो लग जाएंगे। तो जिन लोगों को भी ये ऑफर लेनी है तो 499 भर के ये ऑफर ले सकते हैं। और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो वर्कशॉप शुरू होने से पहले 14 तारीख तक भर सकते हैं। यानी अभी के अभी आप अगर 2999 नहीं भी भर सकते तो कोई बात नहीं, आप 499 भर के ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और 2 दिन के बाद में आप 14 तारीख तक आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जिन लोगों को भी पेमेंट करना है वो अगर जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि वो ऑफर जो है वो ऑफर वो ग्रैब कर सके। और जब भी कोई अच्छी चीज़ हमें करनी है तो हमें तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्शन में जब डिले हो जाता है तो बाद में वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम लोग उसका इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। और कई बार दूसरी कुछ प्रायोरिटी आ जाती है तो हमारा डाइवर्जन हो जाता है। तो अगर सच में हमें आगे बढ़ना है, हमारा मेंटल फिजिकल ग्रोथ करना है, अगर हमारा करियर में ग्रोथ करना है, अगर आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को अगर हमें इसका फायदा पहुंचाना है, तो ये एक उत्तम थेरेपी है। ये आपको बार बार सीखने का मौका नहीं मिलता है। जब भी मौका मिले हमें सीख लेना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी आप सीखते हो, जितना जल्दी आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो, आपको फायदे मिलना शुरू हो जाता है। और
आप 1 डेढ़ महीने का ये मतलब 5 वीक्स का है, यानी जुलाई मिड तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है, यानी आप 2 से 3 महीने में आप अच्छी तरीके से इसमें मास्टर होकर के अपनी शुरुआत कर सकते हो, इसका प्रैक्टिस करने के लिए, इसको देने के लिए। तो जिन लोगों को भी अ, आगे बढ़ने की इच्छा है, जो एक्शन टेकर हैं, वो आज ही एक्शन ले ले और तुरंत से 499 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजे। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे लोग ग्रुप में होंगे। मैं फिर भी मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ, जी अगर सपोज आपको। ये मेरा नंबर है, यही नंबर मेरा जीपे नंबर भी है, यानी ये नंबर आप सेव करके रख सकते हैं कभी भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको जब भी कोई जानकारी लेनी हो या दूसरा कुछ थेरेपी वगैरह भी कुछ सीखना हो या उससे रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात करनी हो, तो ये दोनों नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। तो वो दोनों नंबर आप सेव कर रखते हो, जब भी कुछ ऐसा लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको जो भी डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स का आपको जवाब दे दूंगा, आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो कुछ क्वेरी है कुछ और, अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं वर्कशॉप से रिलेटेड, तो अभी भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैं अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल को मैं एड्रेस कर देता हूँ अभी। किसी को कोई चैट बॉक्स में कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछना है तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। कई सारा नया इंफॉर्मेशन या कई सारी नई चीज़ें आपको मिली होगी। एक आई ओपनर सेशन आप इसको बोल सकते हैं, कि ऐसे ये दृष्टि से कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं है, या किस तरीके से बीमारियां होती है, या किस तरीके से नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके बारे में हमें उतना जानकारी सभी लोगों को नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन से आपको कई सारी बातें खुली होगी, समझी होगी आपने, जानकारी ली होगी। और जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए, और हम लोग शनिवार से अपना लर्निंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो वो हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए, आपको उसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, यानी अगर आप कोई सेशन छूट जाता है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से भी स्टडी कर सकते हैं। और हफ्ते में 2 ही दिन निकालना है, और वो भी सैटरडे संडे इसके लिए रखा है कि बाकी के लोग जो वर्किंग हैं, कई सारे थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिन लोगों को ये कोर्स करना है, तो उन लोगों को मंडे टू फ्राइडे उतना वर्क नहीं होता है। तो इसके हिसाब से सैटरडे नाइट को रखा है कि आप आधा 1 घंटे का सेटिंग अपने प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं सैटरडे को। संडे को नॉर्मली हॉलीडे होता है, तो सैटरडे और संडे आप सीखने के ऊपर ये। और आपको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक टाइम देना है ऐसा भी नहीं, हार्डली 5 वीक्स देना है। लेकिन अगर 5 वीक्स के सीखने की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते हैं, आपका ग्रोथ होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके पेशेंट्स को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, तो ये सच में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ज़रूर से आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए। ये उम्मीद के साथ में मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं, तो केवल हम जानकारी लेते हैं, तो वो जानकारी हमारे कोई काम की नहीं है, केवल वो इन्फॉर्मेशन है। और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में है, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आती रहती है। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन नॉलेज में परिवर्तित होती है, और वो नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक्शन लेकर के, तब वो विजडम बन जाती है। और विजडम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो भंडार है। तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की वजह से, अगर आपके जैसे मोबाइल में भी अगर बहुत ज्यादा मेमोरी, यानी आप बाहर से सब कुछ डाउनलोड करने लगे, तो आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन अगर उसको प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो फिर बाद में ये भी हैंग हो जाता है। तो केवल इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं होना चाहिए, उसका आउटपुट भी होना चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन दूसरों के तक भी पहुंचनी चाहिए, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, वो एक्शन में भी आनी चाहिए। तभी जाकर के वो इंफॉर्मेशन जो है वो विजडम में परिवर्तित हो सकती है। तो केवल इंफॉर्मेशन लेना ठीक है, जानकारी के लिए लेना अच्छी बात है, लेकिन वो जानकारी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। और वही सच्चा, जो जिसको ग्रोथ चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन लेकर के उसको डाइजेस्ट करता है और उसका इस्तेमाल करता है।
तभी जाकर के उसकी ग्रोथ होती है। तो आप केवल इंफॉर्मेशन लेने तक अपने आप को सीमित मत रखिए, उसको इस्तेमाल भी कीजिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए और लागू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो आपका इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई होता है। तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजडम भी देता है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग फिर से मिलेंगे सैटरडे को हमारे बूट कैंप में। धन्यवाद। गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।